वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो डीडी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उसका हिंदी का जो 101 वाला पेपर है 101 कोड का, उस पेपर की ये देखिएगा 101 कोड यहाँ पर लिखा हुआ है HND 101। तो इसकी व्याख्या हम देखने का प्रयास करेंगे। मतलब व्याख्या कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसका जो है आंसर जो है मतलब पूरा का पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब मैं पेपर के सारे प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग चेक कर लीजिए कि हमारा जो है कितना सही है। अब हमारे पास जो है विद्यार्थियों ने पेपर भेजा, जब हमने यूट्यूब पर बताया था, तो आपके पास जो भी पेपर हो रहे हैं, वो पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161936062 पर भेजने का प्रयास करेंगे। मैं आपको जो है जल्द से जल्द जो है देने का प्रयास करूँगा। 2-3 दिन से मेरे पास समय ज़्यादा नहीं था, इसीलिए जो है मैं पेपर को सॉल्व नहीं करवा सका और पेपर आज ही मुझे मिला है। तो इसीलिए मैं आपको आज देने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, चलिए प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर करुण रस का अस्थाई भाव होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा। बार बार हमने आपको बताया है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, शोक। क्योंकि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इसमें क्या है, इसमें करुण रस ही है। इसमें क्या है, करुण रस है। ओके, जैसे किसी के मर जाने पर जिस अस्थाई भाव का जो है एक प्रकार से मन में जो है होता है, मन में संवेग होता है, मन में पुष्टि होती है, तो विभाव अनुभव संचारी भावों के संयोग से मिलकर के जिस अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वो शोक होता है। और जब वो शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्टि होती है उसकी, तो करुण रस में तब्दील हो जाता है। ओके, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है भाई, शोक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ये उदाहरण हमने बताया था, जो है मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी क्या है, इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है, ये भी करुण रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निस दिन बरसत नयन हमारे। ये सूरदास जी की पंक्ति है, निस दिन बरसत नयन हमारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है, आपसे पूछ रहा है इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है। तो वीर का तो है ये नहीं भैया, वात्सल्य का भी वर्णन नहीं है, क्योंकि वात्सल्य जो होता है माता के द्वारा किया गया प्रेम पुत्र के प्रति, तो पुत्र के प्रति माता के द्वारा किया गया प्रेम ही क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है। तो वो है नहीं, वात्सल सम्राट कहते हैं सूरदास, तो बिल्कुल वात्सल रस का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। वीर रस का तो दूर दूर का प्रयोग नहीं है, रौद्र का भी दूर दूर से प्रयोग नहीं। बचा कौन, श्रृंगार। अब श्रृंगार रस के मेरे प्यारे दोस्तों दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, क्या, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, एक होता है आपका वियोग श्रृंगार। इसमें अगर आपसे पूछता कि वियोग श्रृंगार लिखता तो आपका क्या होता है, वियोग श्रृंगार। क्योंकि यहाँ पर निस्दिन बरसत नयन माने होता है आंख, बरसत मतलब कि पानी की तरह, डेली की डेली पानी की तरह मेरी आंखें जो है बरस रही, किसकी याद में, भगवान श्री कृष्ण के याद में। गोपियाँ कहती हैं कि मेरे आंखों से आंसू जो है एक प्रकार से, जिस प्रकार से पानी बरस रहा उस प्रकार से बरस रही, जमानों की जो है सावन भादों की बरसात हो, उस प्रकार से आंखों से आंसू गिर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की याद में। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर कैसी कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। ओके, और लेकिन यहाँ पर अब कोई है नहीं वियोग श्रृंगार, तो आपको श्रृंगार रस लगाएंगे, क्योंकि श्रृंगार के ही दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट था। फटाफट से मिला लीजिए अपना। अब ना अगला प्रश्न आपके समक्ष छंद का नाम बताएं। छंद इसमें मतलब ये दिया है कि छंद का नाम बताएं। नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। ये जो है आपसे जो है पूछा गया है। और आपको बता दूं कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार, तो इसमें आपका रोला अलंकार का प्रयोग किया गया। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट है। ओके, कौन सा अलंकार है भाई, इसमें रोला अलंकार का प्रयोग किया गया। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें रोला अलंकार का प्रयोग जो है खूब अच्छी मात्रा में किया गया है। किस अलंकार का, तो रोला अलंकार का प्रयोग इसमें है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, किस अलंकार का भाई प्रयोग इसमें है, रोला अलंकार का प्रयोग है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा शब्दालंकार है। एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार। तो उपमा जो है ये अर्थालंकार है, रूपक भी आपका अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा भी आपका अर्थालंकार। लेकिन यमक जो होता है, श्लेष जो होता है, अनुप्रास जो होता है,
यमक श्लेष अलंकार, यमक श्लेष और उपमा, ये सॉरी उपमा बोल रहा हूँ, यमक श्लेष और रूपक, ये जो रूपक बोल रहा हूँ। यमक श्लेष और आपका वो अनुप्रास, ये क्या है? ये शब्दालंकार है। यमक जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगुआ पाए बौरा, ये जो उदाहरण है ये यमक अलंकार का है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चुनिए, किसका है? ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ओके। तरन तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाई, किसका है? अनुप्रास अलंकार का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी वाला होगा, यमक अलंकार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। हालाँकि यार इसमें जो है कुछ इसमें मेरी गलती है, चूँकि जो दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, इसमें पर्टिकुलर तरीके से अब किसी विश्वविद्यालय में, अधिकतर विश्वविद्यालय में ये नहीं आता है, पूछा जाता है। मतलब कि जो ग्रामर है, जो हिंदी ग्रामर है, उसका पेपर अभी नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन डीडीयू में रखा गया है। अब ये बात मुझे पता नहीं थी, नहीं तो मैं इसको पढ़ा देता आपको, रस छंद अलंकार पूरा विस्तार से समझा देता, काव्य शास्त्र भी बता देता। ओके, अब इसीलिए थोड़ा जो है आपसे माफ़ी चाहेंगे। बाकी जो आपका साहित्य वाला पोर्शन है, वो तो पूरा का पूरा हमने कवर ही कर दिया। वहाँ से एक प्रश्न भी छोटा अगर नहीं होगा आपका, सभी सब हमारे ही जो है बताए गए पूछे गए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब प्रश्न आप कर सकते थे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सही तरीके से तो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है क्या? प्रश्न आपका कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है भैया? रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास है, यमक है, कौन सा अलंकार है? हमने अभी भी बताया आपको क्या, कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें श्लेष अलंकार है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 6वां नंबर देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास ही आचार्य रामचंद्र शुक्ला का है। वैज्ञानिक विश्लेषण सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है, नाम विभाजन का, काल विभाजन का, सभी का। तो इस मतलब कि जो जो ग्रंथ लिखा गया, पहले किस ग्रंथ की भूमिका में लिखा गया था? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? क्या हिंदी साहित्य के किस मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो ये बात तो हमने बताई है। किसको कहा जाता है भाई? तो किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास की किस काल को वीरगाथा काल? तो आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। भक्ति काल को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल को आपको गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 8वां नंबर प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार भक्ति काल का समय निर्धारित कीजिए। ये भी प्रश्न हमने हिंदी साहित्य में आपको बताया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है भाई? 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी का जो समय है, 1375 से 1700 का जो समय है, यही आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा? भक्ति काल का समय। कौन सा समय है ये? भक्ति काल का। ये सन में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सन में निकालेंगे तो आप घटा लीजिए, यहाँ से 75 से 57 घटाएंगे, और यहाँ से आप मतलब 1700 में से 57 घटा दीजिएगा, आपका सन में निकल आएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है भाई? रीतिकाल के कवि इनमें से कौन है? तो तुलसीदास कहाँ के? भक्ति काल के कबीरदास, भक्ति काल के हैं सूरदास, भक्ति काल के बच्चे कौन? बृंद। बृंद यही रीतिकाल के, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा 9वें का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है। हिंदी भाषा आदिकाल के मतलब आदिकाल में किससे निकट थी? तो ये सब तो आपका जो है कॉमन सी बात है यार भाई। उस समय राजस्थानी, भोजपुरी, और अगला ऑप्शन आपका कौन सा होगा? अवधी, इससे नहीं थी। तो जो मतलब जो प्राचीन हिंदी थी या फिर जो आदिकाल में हिंदी रही है, वो जो है किससे? अपभ्रंश के नज़दीक रही है। ऑप्शन इसका ये होगा, बी होगा, जो कि सबसे पहली जो प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत से बनी कौन सी? पाली। संस्कृत से कौन सी बनी? पाली। पाली से कौन सी बनी? प्राकृत। कौन सी बनी? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी बनी? अपभ्रंश। ओके, और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट था, और अपभ्रंश और अवहट्ट से मिलने से क्या है? आपका हिंदी बनी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई भैया? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति जो हुई खास करके कैथी लिपि की मानी जाती है, लेकिन देवनागरी और खरोष्टी लिपि इसी लिपि के ही भाग हैं। तो आप यहाँ पर डी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर होगा। अगला अगला बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हालाँकि अब ये लिपि भी जो है अपने आप में एक लिपि है पूर्ण रूप से, लेकिन अब ये जो है आप उसका आंसर डी ही लगाएँगे। 12वां नंबर प्रश्न है, कौन-सी प्राचीन भाषा नहीं है? 12वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि कौन-सी प्राचीन भाषा नहीं है? संस्कृत प्राचीन भाषा है, उसके अंदर संस्कृत के बाद में आई पाली, पाली भी प्राचीन है। पाली के बाद में आई प्राकृत, प्राकृत प्राकृत भी आपकी प्राचीन है। और जो डी में आपका बचा हुआ कौन-सी है? पंजाबी। ये आपकी नवीन भाषा, ऑप्शन इसका डी होगा, प्राचीन नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो सभी को पता होगा जननी सॉरी, क्या हिंदी को क्या कहता है? हिंदी की मतलब कि भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। तो हिंदी की जननी कौन कही जाती है? संस्कृत भाषा कही जाती है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। ओके। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसकी इकाई भाई? ध्वनि किसकी इकाई? तो सभी को पता होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कौन? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा 14 का। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों के। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बोली नहीं जाती? क्या निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बोली नहीं जाती? तो अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और ब्रज भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, खड़ी बोली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मैथिली जो है ये नहीं बोली जाती। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। मैथिली चूंकि कहाँ पर बोली जाती है? मैथिली भाषा कहाँ की भाषा है? बिहार की भाषा है। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में से स्वध्वनि है। निम्न में से स्वरध्वनि कौन सी है? तो खा आपका व्यंजन है, चा व्यंजन है, और आपका जो है डी वाला फा भी व्यंजन है, यही ई वाला आपका करेक्ट होगा। ई क्या है? ई स्वर है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। सभी को पता होगा, ये तो बहुत सरल प्रश्न था आपका, बच्चों वाला। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, या घोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं? तो सभी स्वर क्या होते हैं भाई? सभी स्वर आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये पढ़ा दूंगा किसी दिन। ओके। 18वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? और आपको बता दूं, जो अन्य विश्वविद्यालय वाले हमारे छात्र छात्राएं देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एग्जाम्स में अगर आपके भी प्रश्न आने हैं तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न ले लिए जाए। ओके। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है भाई? तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है महाप्राण। क्या? महाप्राण। बाकी पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, अर्थात जो इसे मान लेते हैं का और गा, और जो अंगा वाला होता है, ये आपके अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि का कहने में कम हवा बहरे निकलती है, और खा आप कहेंगे तो ज़्यादा निकलती है। खा और जो खा उसके बाद में घा, ये देखेंगे खा और घा, ये जो वर्ण आपका आता है, ये वाला जो लाइन होगी नीचे तक पूरी, ये क्या होती है? ये महाप्राण होती है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है भाई? वह सीता से पत्र लिखवाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका यही ए करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की, मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ऑप्शन ये इसमें, वह जो व्यक्ति है वह सीता से क्या कहता है कि पत्र लिख दो। ठीक, ऑप्शन इसका लिखवाती है। तो वह भी एक लड़की है। तो जो है कोई लड़की है सीता की, मतलब जो है दोस्त होगी, वो कहती है कि सीता जो है मेरा पत्र लिख दो, मैं जो है अनपढ़ हूँ और हमें अपने प्रेमी के पास पत्र लिखना है। तो वहाँ से कहती है, तो ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है कि सफेद घोड़ा नहीं भागता है। सफेद घोड़ा नहीं भागता, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? विशेषण माने होता है एडजेक्टिव, हिंदी जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, उसी हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो जो ऐसा शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसमें सफेद जो है, इसमें सफेद जो शब्द है, ये घोड़े की क्या विशेषता बता रहा है कि घोड़े के कलर कैसा? सफेद है। तो घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा सफेद है। तो यही इसीलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये विशेषण है इसका। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न 21 नंबर, इनमें किस मतलब क्रिया विशेषण है, इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा? एक क्रिया विशेषण होता है जो ऐसा शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताए, वो जो है क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर है कि धीरे धीरे, चालाक जो है, चालाक लोमड़ी, चालाक व्यक्ति, ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। हम, ये प्रोनाउन है। लड़का, ये भी एक प्रकार से नाउन है। तो यहाँ पर ये तीनों होएगा नहीं। धीरे धीरे मतलब हवा धीरे धीरे चल रही है, तो हवा का चलने को बता रहा है कि हवा जो है धीरे धीरे चल रही है। तो ये हवा के चलने की विशेषता बता रही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? धीरे धीरे। ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 22 नंबर प्रश्न है, एग्जाम से पूछा गया आपके। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न क्या है कि राम लक्ष्मण वन में गए। प्रश्न क्या है? राम लक्ष्मण वन में गए वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? राम लक्ष्मण वन में गए वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है भाई? तो किस भेद का उदाहरण है? तो यहाँ पर सामान्य भूत है। राम लक्ष्मण वन में गए, ये सामान्य भूत है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेता शब्द का बहुवचन बताइए। चूंकि नेता जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर शब्द बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों ने नेताओं लगाया होगा, और कुछ जो इसे मान लेते, कुछ जिनको नहीं पता था उन्होंने नेते न्योतो लगाया होगा। ये दोनों तो इसे कट गए आपके। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, हमें लगता है कम से कम 80% बच्चों ने आपके लगाया होगा नेताओं ने। लेकिन नेताओं नहीं है। नेता शब्द चूंकि एक नाउन है, नेता शब्द एक नाउन है, इसीलिए नाउन जो शब्द होता है, नाउन ना तो मतलब नाउन एक वचन ही होता है, नाउन कभी भी बहुवचन नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। नाउन जो होता है बहुवचन में नहीं। जैसे मेरा नाम शिवम है तो शिवमो नहीं होगा, ऐसे 4-5 शिवम नहीं आएंगे। नेता है तो नेता एक ही होगा आपका। तो नेता, ये शब्द नेता का बहुवचन बनता ही नहीं। ऑप्शन इसका जो है आपका डी होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 24 नंबर प्रश्न है। अगर बनना भी होगा तो आपको बनेगा नेता गण, या फिर नेता समूह, या नेता का समूह, ऐसे बनेगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है भाई? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। बहुत सारे लोगों ने ये लगा दिया होगा ए वाला, लेकिन ये वाला ये गलत है, क्योंकि कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता, कवित्री ये वाला करेक्ट आंसर आपका बी वाला। ओके, कवियत्री तो इसे गलत होगा, कवियानी होगा ही नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था भाई? अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, पुराण में इक प्रत्यय, इक प्रत्यय अगर हम लगाए, प्रत्यय माने बाद में शब्द लगा देंगे पुराण से, पुराण में तो क्या बनेगा? तो बहुत सारे लोगों ने पुराणिक लगाया होगा, लेकिन पुराणिक कोई शब्द नहीं होता है। कौन सा शब्द होता है? पौराणिक। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, पौराणिक। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न है, अत्याधुनिक। क्या अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग जो होता है आगे लगता है किसी भी नाउन के या फिर किसी भी शब्द के, और जो है प्रत्यय होता है पीछे लगता है। तो अत्याधुनिक में मतलब कि अत्याधुनिक में कौन सा शब्द जो है आगे लगा है? तो अति जो है वो आगे लगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, और यही उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग अत्याधुनिक में है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 27 लिखा है, राम श्याम में कौन सा समास है भाई? तो राम श्याम में कौन सा समास है? जिसमें भी ऐसे डंडी बीच में लगी होती है। दिन रात हो गया, दिन रात आपका हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डंडी लगी, राम श्याम हो गया, सीता गीता हो गया। इन सब में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व जो समास होता है, द्वंद्व कैसे लिखते हैं? द्वंद्व और बीच में ना और दा, द्वंद्व समास, द्वंद्व ये होगा। तो इसमें देखिए बीच में डंडी लगी है, तो जिसमें भी शब्द में आपकी डंडी लगे मिले तो आप जान जाइए कि वहां पर द्वंद्व समास है। ओके, जहां पर गिनती मिले वहां पर समझिए द्विगु समास है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 28 नंबर प्रश्न, इत्यादि। इत्यादि संधि मतलब किस, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है भाई? तो इति प्लस आदि। इति प्लस आदि कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन इसका डी यही करेक्ट होगा, आपका डी वाला। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न क्या था भाई? 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो विराम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पर विराम की दृष्टि से हम पहले चारों वाक्य पढ़ेंगे। पहला लिखा है, क्रोध चाहे जैसा भी हो। या देखिए यहाँ पर हो पर जो है क्या लगा है? यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, गलत हो गया यहीं पर, ये गलत होगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्रोध, यहाँ पर भी देखिए ये फुल स्टॉप लगा है, क्रोध में एक्सक्लेमेशन लगा, नहीं लगता है क्रोध में एक्सक्लेमेशन, तो ये दोनों ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रोध के बाद कामा लगा, ये ठीक है। क्रोध चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर भी ठीक है, कामा लगा, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी होगा। और डी में देखते हैं, डी में भी आप देखेंगे यहाँ पर क्रोध के पहले ही लगा दिया जो है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देगा, यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप, तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसे समझ जाइए, आपका यहाँ पर फुल स्टॉप हो में लगा, ये गलत हो गया पूरा। ऑप्शन सी वैसे करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो किसने कहा भैया? है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कहा है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले व्यक्ति हैं आपके, कौन है भाई?
रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कहा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 31 नंबर प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल की समान प्रवृत्ति नहीं है। आदिकाल की समान प्रवृत्ति नहीं है। नाथ साहित्य बिल्कुल है, वीर काव्य ये भी है, लौकिक साहित्य भी है, सगुण साहित्य जो है ये आदिकाल की समान प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, सगुण साहित्य आपकी यहाँ पर भक्ति काल में है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, समकालीन विमर्श नहीं है। समकालीन विमर्श क्या नहीं? स्त्री विमर्श, समकालीन विमर्श। समकालीन मतलब इस समय में स्त्री के बारे में सोचा जाता है, बिल्कुल सोचा जाता है। दलित के बारे में भी सोचा जा रहा है, ये भी सही है। भक्ति विमर्श, भक्ति पर इतना ज़्यादा विमर्श नहीं है। आदिवासी विमर्श भी है। ऑप्शन इसका जो है डी का भक्ति विमर्श पहले था। समकालीन में इस समय भक्ति के बारे में, भक्ति को लेकर के कोई छूट या फिर कोई ज़्यादा वो नहीं मिलता है। ओके, विमर्श नहीं करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रबंध का भेद है। क्या प्रबंध का भेद है? प्रबंध का भेद है। आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है प्रबंध काव्य का क्या भेद है? तो प्रबंध काव्य दो प्रकार के आपके जो है खंड काव्य और महाकाव्य होते हैं, प्रबंधात्मक शैली में लिखे जाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गद्य की विधा नहीं है। गद्य की विधा नहीं है। गद्य की निबंध गद्य है, नाटक गद्य है, महाकाव्य जो है ये पद्य है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, कहानी भी गद्य है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अन्य गद्य विधा कौन सी होती है? तो भाई नाटक, कहानी, उपन्यास ये सब जो है क्या है? ये सब गद्य विधाएं हैं। जबकि संस्मरण, रिपोर्टाज, साक्षात्कार ये सब अन्य गद्य विधाएं हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके समझ, निबंध विधा का विकास हुआ। निबंध विधा का विकास कब से हुआ? तो जब जब भी आपसे निबंध का पूछे, रिपोर्टाज का पूछे, मतलब कि किसी भी काल का पूछे, तो आप सीधे सीधे क्या लगाएंगे? आपका कौन सा होगा? आधुनिक काल। आधुनिक का अगर कर दिया, चूंकि आधुनिक काल में ही विकास हुआ है गद्य वगैरह का, तो गद्य ही रचना है आपकी जो है निबंध होता, तो इसीलिए आपका ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से निबंध शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय काव्य धारा मतलब कि राष्ट्रीय काव्य धारा प्रवृत्ति है। क्या राष्ट्रीय काव्य धारा प्रवृत्ति आधुनिक काल की, मध्यकाल की, आदिकाल की? तो इन तीनों की नहीं, सॉरी, आधुनिक काल की है। उसकी किसकी? राष्ट्रीय काव्य धारा किसकी है प्रवृत्ति? आधुनिक काल में राष्ट्रीय काव्य धारा प्रवृत्ति। ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न आपका क्या है? साहित्य का उद्देश्य निबंध है। साहित्य का उद्देश्य निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ला का है, प्रेमचंद का है, मुक्तिबोध का, किसका है? तो भाई साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है भाई वो किसका है? साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है वो किसका? प्रेमचंद जी का है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद के कवि नहीं है। प्रगतिवाद के कवि कौन नहीं भाई? प्रगतिवाद के कवि कौन नहीं है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद के हैं। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है आपका कि शेर का संबंध है। शेर का संबंध किससे भाई? गीत से नहीं है, चौपाई से भी नहीं है, पद से भी नहीं है, गजल से है। शेर का संबंध किससे? गजल से। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने यहाँ पर आपको तमाम सारी चीज़ें बता दी और पूरा का पूरा उत्तर हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। तो 40 के 40 प्रश्न आपके पूछे गए थे। 40 के 40 प्रश्नों को हमने आपके समक्ष सभी के उत्तर आपको बता दिए। अब आप मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।